कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के बच्चे बच्चे इस नाम से वाकिफ हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी अपने हर एक भाषण में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, ब्लैक मनी को रुकवाने के लिए अपनी उपलब्धियों को गिनवाते हैं। लेकिन आज इन्हीं की सरकार द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड लाकर देश का सबसे बड़ा घोटाला किया गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, एसबीआई और बीजेपी का क्या कनेक्शन है, और क्या कांग्रेस का बैंक अकाउंट बंद करना और केजरीवाल की गिरफ्तारी भी इलेक्टोरल बॉन्ड के काले कारनामे पर पर्दा डालने के लिए कराया गया है, और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास सैलरी देने तक के पैसे नहीं हैं, फिर भी वो अपने प्रॉफिट से कहीं गुना ज़्यादा की फंडिंग कैसे दे रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है ट्रिगर न्यूज में। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं, तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहां गए? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में समझते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी स्कीम थी जिसके जरिए कोई भी कंपनी या व्यक्ति गुप्त तरीके से किसी भी पार्टी को चंदा दे सकती थी। एक तर्क यह भी था कि इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से चुनावी चंदे में जो कैश के लेन देन थी उसको रोकने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया गया है, जो कि बात ठीक भी है। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते और राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसी कानून के चलते देश की जनता से अगर यह चीज़ छुपाई जाए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, कितना दे रहा है, तो यह असंवैधानिक है, ये पूरी तरीके से गलत है। और इस चीज़ को रोकने के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे निरस्त कर दिया। दोस्तों, जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में लाया गया था, जिसका मकसद चुनावी चंदे में कैश ट्रांजैक्शन को रोकना था, और इलेक्टोरल बॉन्ड कोई भी एसबीआई बैंक से खरीदा जा सकता था। इलेक्टोरल बॉन्ड में यह कहीं भी लिखा नहीं होता था कि यह किसने खरीदा है और यह किस पार्टी को दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि एसबीआई के पास यह सारे डेटा होते थे, क्योंकि हर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को केवाईसी कराना जरूरी होता था। यह केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर। दोस्तों, अगर कुछ फैक्ट्स की बात करें तो 2017-18 से 2021-22 तक टोटल 9,208 करोड़ का चंदा आया था, जिसमें सबसे ज़्यादा चंदा अकेले बीजेपी को मिला था, जो कि था 5,271 करोड़ का। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना सारा पैसा आया कहाँ से, किसने दिया, पैसा ब्लैक मनी है या वाइट मनी है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, यह कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं थी। और तो और विपक्ष पार्टियों ने भी इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उनको इस चंदे के बारे में बिल्कुल भी कुछ मालूम ही नहीं था। अब आइए समझते हैं कैसे नहीं मालूम था। क्योंकि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जब आप कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, कोई भी कंपनी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही है और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर रही है फंड के बिहाफ पे, तो उसकी जो जानकारी थी वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ही ज़्यादा रहती थी, क्योंकि बीजेपी एक सत्ताधारी पार्टी है। और ऐसा तो है नहीं कि फंड जो था वो हर पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर पार्टी को मिल रहा था। तो कोई भी पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि उसको लगता था कि हमारे पास तो आ ही रहा है फंड, इसी तरीके से अदर पार्टीज़ को भी जा रहा था। लेकिन इसके बारे में जानकारी किसी के पास नहीं थी, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड होता ही इसीलिए था कि बेसिकली आपको किसी चीज़ की जानकारी ना मिल पाए कि ये फंड दे कौन रहा है, मतलब कौन सी कंपनी किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना फंड दे रही है, तो इसकी जानकारी किसी को भी नहीं रहती थी। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो है उसको इस चीज़ की जानकारी रहती थी। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, किस तरीके से उन्होंने एकदम साफ झूठ बोला इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में, और उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ का जो फंड है वो रिसीव हुआ है टोटल, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ
6,061 करोड़ का जो फंड है वो बीजेपी को मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि 14,000 करोड़ का फंड जो है वो कहाँ गया। तो उनको मैं बता दूं कि जो टोटल फंड रिसीव हुआ है, जो डाटा निकल के सामने आया है, वो 12,000 करोड़ का ही है। और जिसमें से 6,061 करोड़ का जो फंड है वो सिर्फ और सिर्फ केवल बीजेपी पार्टी को ही मिला है। तो इससे कहीं ना कहीं आप साफ देख सकते हैं कि वो एक टीवी चैनल पे बैठ के इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अप्रोक्सीमेटली 6,000 करोड़ के बॉन्ड मिले हैं। टोटल बॉन्ड 20,000 करोड़ के हैं। तो 14,000 करोड़ के बॉन्ड कहाँ गए? और ये हमारी देश को, हमारी जनता को गुमराह करने के लिए बहुत साफ सुथरी तरीके से झूठ बोला गया है। और हमारे जो एंकर साहब हैं, जो होम मिनिस्टर जी के सामने बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को बिल्कुल भी इनकार नहीं रहे हैं कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं, ये ऐसी चीज़ नहीं, क्योंकि उन्हें खुद ही इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, या ये उन्हें नॉलेज नहीं है, या वो बोलना ही नहीं चाहते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट पे इस तरीके के आर्टिकल को पोस्ट कर दिया कि होम मिनिस्टर जी ने ये बात कही कि 20,000 करोड़ का फंड आया, जिसमें से 6,061 करोड़ का फंड सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मिला। 14,000 करोड़ का फंड कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा झूठ था, और जो अब डाटा निकल के आ रहे हैं उससे ये चीज़ साबित हो जाती है, और इसमें बीजेपी फंसती भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे न ईडी है न सीबीआई, किसी का भी इस चीज़ को लेके एक्शन नहीं है। अगर ये चीज़ सामने ना आई होती, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को रद्द ना किया होता और एसबीआई के ऊपर प्रेशर ना बनाया होता कि आप इस तरीके से पूरे डेटा को निकाल के दीजिए, हमारे सामने लाइए, तो हम उस क्या कहते हैं जो डाटा निकल के आएगा तो हम उसके बिहाफ पे काम करके आपको बताएंगे, समझाएंगे। तो ये टोटल पूरा इस तरीके से स्कैम किया जा रहा है। और आप लोग भी देख सकते हैं कि कितनी ये हमारी जनता को गुमराह करने के लिए कितनी गलत बात है। और भाई हम जैसे जनता को भी इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इसके विरोध में आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने भी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड से देश में मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बढ़ जाएगी। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने का काम करती है, उसने सुप्रीम कोर्ट में एक केस कर दिया। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को निरस्त कर दिया था। तो उसका जो केस है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जो इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखने का काम करती है, उसने केस कर दिया था। और यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने भी इस बात को सपोर्ट किया था कि इससे इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी कम हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि पहले के हिसाब से कंपनी अपने प्रॉफिट का 60.5% ही पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे सकती थी, पर इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद इसको हटा दिया गया और कोई भी लिमिट नहीं लगाई गई। अब कोई भी कंपनी चाहे जितना भी चंदा दे सकती थी। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम तब ज़्यादा आ गई जब लॉस मेकिंग कंपनियां भी पॉलिटिकल पार्टी को भर भर के चंदा देने लग गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ सवाल किए बोर्ड को लेकर, जिसके जवाब से सुप्रीम कोर्ट सरकार से सहमत नहीं हो पाया और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को देने को कहा, जिसकी डेडलाइन 13 मार्च तक एसबीआई को दी गई थी। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बता दूं कि एसबीआई इतनी बेशर्मी पे उतारू हो गया था कि वो वापस से सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां जाकर कहता है कि बहुत सारे डेटा हैं जिनको मिलाने में बहुत सारा समय जाएगा और हमें कम से कम 30 जून तक का समय दे दिया जाए। अब आप सोचिए कि कितनी बेशर्मी और कितनी वाहियात तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंक ने इतनी गलत बात की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर। अब आप समझिए कि ये बात एसबीआई ने क्यों कही कि उससे 30 जून तक का टाइम दे दिए। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर सीधे ही एसबीआई 30 जून तक का समय जो मांग रही है, उसमें साफ साफ पता लग रहा है कि एसबीआई चाहती है कि जो लोकसभा का इलेक्शन है वो ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद हम डाटा जो है वो इलेक्शन कमीशन को सौंप देंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने किसी की आज तक चल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया और कहा कि कोई डेडलाइन की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी, उसको उसी समय पर इलेक्शन कमीशन को अपनी पूरी रिपोर्ट देनी होगी। फिर आपको दोस्तों मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के फटकार के एक दिन बाद ही एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को थमा देता है। दोस्तों, अब इस नए डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो 12 अप्रैल 2022 से जनवरी 2024 तक
12,669 करोड़ रुपए का चंदा आया है, जिसमें आधे से भी ज़्यादा हिस्सा बीजेपी को गया है, यानी कि 6,061 करोड़ केवल अकेले बीजेपी को मिला है। इसके बाद दूसरे नंबर पर टीएमसी को 1,610 करोड़, तीसरे नंबर पर कांग्रेस को 1,421 करोड़, चौथे नंबर पर बीआरएस को 1,214 करोड़। अब इसमें भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा चंदा देने वाली कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसने अकेले 1,368 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंटरप्राइजेस ने 966 करोड़ का चंदा दिया। रिलायंस से लिंक्ड क्विक कंपनी ने 410 करोड़, हल्दिया एनर्जी 377 करोड़, वेदांता कंपनी 376 करोड़। दोस्तों बात करें फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, इस कंपनी ने पंजाब में एक लॉटरी स्कैम किया था और सिक्किम गवर्नमेंट को इसने 910 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया था। फ्यूचर गेमिंग के फाउंडर मार्टिन के खिलाफ 2011 से कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस जांच कर रही है। 2015 में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मार्टिन के ठिकानों पर छापा मारा था। 2016 में ईडी ने छापा मारा। 2018 में एसबीआई ने भी मार्टिन के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और अप्रैल 2022 में ईडी ने मार्टिन की 409 करोड़ की प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया। और इसीलिए दोस्तों साल 2019 से साल 2024 तक फ्यूचर गेमिंग ने दबाकर चंदा दिया है। अब इससे आप समझ सकते हैं किसने किस पार्टी को और क्यों चंदा दिया होगा। दोस्तों यहाँ तक अगर आप वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं तो आपको धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। और दोस्तों आपको बता दें कि साल 2020-21 में इस कंपनी का प्रॉफिट 85 करोड़ था, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि तब भी कंपनी ने 150 करोड़ का चंदा दिया। ठीक इसी तरह साल 2021-22 में प्रॉफिट 84 करोड़ का था और चंदा 544 करोड़ का दिया। साल 2024 में 341 करोड़ का चंदा दिया। दोस्तों ठीक इसी तरह मेगा इंजीनियरिंग ने भी काफ़ी बड़ी रकम में चंदा दिया। और आपको बता दें कि यह वही कंपनी है जिसको कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसका हाल ही में कई पिलर डैमेज हो गए थे, यानी कि इसमें भी गड़बड़ी हुई है। लेकिन इसके बाद मेगा इंजीनियरिंग ने 140 करोड़ का बॉन्ड लिया और चंदे में दे दिया। और यह चंदा देने के कुछ ही दिनों बाद इस कंपनी मेगा इंजीनियरिंग को 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि यह चंदा कहाँ जा रहा है और उसके पीछे का क्या मकसद है। दोस्तों अब आपसे मेरा एक सवाल यह है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां सरकार को या फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इतनी बड़ी रकम चंदे के रूप में देंगी, तो जाहिर सी बात है कि वह सरकार इन व्यापारियों के लिए काम करे। सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिससे इन लोगों को फायदा हो। सारे टेंडर्स इन्हीं लोगों को दिए जाएंगे और काम बहुत घटिया क्वालिटी का होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी समाज सेवा करने नहीं बैठी है। कोई भी कंपनी बनती है प्रॉफिट कमाने के लिए, और ऐसी कंपनी अगर इतनी बड़ी रकम चंदे में दे रही है तो इसका साफ और सीधा सा मतलब है कि इसके पीछे वह 100 गुना वसूलने का प्लान बना रही है। और यह कोई इंसिडेंस तो नहीं हो सकता है कि आज कोई कंपनी हजारों करोड़ के चंदे किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे और उसी के 10-15 दिन बाद उस कंपनी को कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए। चंदा दिया जाता है 140 करोड़ का और उसके बदले 14,400 करोड़ का प्रोजेक्ट ले लिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार के लोग या पॉलिटिकल पार्टी असल में किसके लिए काम कर रही हैं, किसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही हैं। इससे हमारा आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह सारे पैसे जो भी कंपनियां दे रही हैं ये किसके पैसे हैं? एट द एंड टैक्स पेयर के ही तो पैसे हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाजपा सरकार जो करप्शन के खिलाफ अपने आप को बताती थी, वह आज खुद वही स्कैम वही करप्शन कर रही है। भाजपा द्वारा ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जानबूझकर इसलिए लाया गया ताकि इससे घपलेबाजी की जाए। और अब जब ये सारा स्कैम खुल गया है तो इन सब मुद्दों को दबाने के लिए ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी होना या फिर कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट ही बैन कर देना, यह सब इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ही किया जा रहा है। दोस्तों अब मैं इन जांच एजेंसियों से सवाल करना चाहता हूं कि जनाब अब कहां हैं आप? देश में इतना बड़ा करप्शन चल रहा है, इतना बड़ा स्कैम चल रहा है, अब क्यों ईडी और सीबीआई को यह सब नहीं दिख रहा है? अब तो यह सब डाटा सार्वजनिक हो चुका है।
अब ईडी क्यों जाकर के उन कंपनियों को नहीं पकड़ रही है? क्या इसलिए कि सरकार ने उनकी जेब पैसे से भर ली है, इसीलिए उनको कोई छू नहीं सकता? दोस्तों, कुछ सवाल के साथ अब मैं इस वीडियो को ख़त्म करने वाला हूँ। यह कुछ सवाल हैं जो हम सभी को हमारी सरकार से पूछना होगा कि इतने सारे पैसे इन कंपनियों के पास कहाँ से आए, इतने सारे चंदे क्यों दिए जा रहे हैं और इसको देने वाला कौन है? यह चुनावी चंदे के पैसे ब्लैक मनी है या वाइट मनी? यह सब पैसे इंडिया से आए हैं या फिर बाहर से? और इतने पैसों का चंदा जिसने भी दिया है उसको सरकार से उसके बदले क्या बेनिफिट मिल रहा होगा? दोस्तों, आपको बता दूं कि साल 2019 लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। यह पैसे कहां से आए और किसने दिए, यह भी बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हमको सोचना चाहिए। जो मोदी जी ब्लैक मनी को रोकने के नाम पर लोगों से वोट मांगते हैं और करप्शन पॉलिसी के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं, आज उसी बीजेपी द्वारा इतना बड़ा स्कैम किया गया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं रत्नम सिंह मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।